हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया। और दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे G7 समिट के बारे में। अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे हाइप मचा हुआ है इसके बारे में। लोग तरह तरह के मीम्स शेयर कर रहे हैं, लेकिन आपको मीम्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आपको उसके फैक्ट्स पे फोकस करना है। अभी देखा होगा आप लोगों ने, जो 16 जून को पेपर हुआ था यूपीएससी का प्री का, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे गए थे कि जितने भी समिट टाइप के क्वेश्चंस थे या फिर जो रीजन चर्चा में था वहां से क्वेश्चन पूछ दिया गया था। हालांकि सिर्फ 2024 का ये ट्रेंड नहीं है, 2022 से लेकर 2023 में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आज हम G7 के बारे में पढ़ेंगे। G7 के जो मीटिंग हो रहा है, समिट हुआ है, उसमें ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमको जानना चाहिए। पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। मेंस के आंसर राइटिंग में जब आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म या फिर इस तरह के क्वेश्चंस को डील कर रहे होंगे तो कैसे अपने आंसर को फ्रेम करेंगे, उसमें से कैसे ऐसे इनपुट्स हैं जिसको क्या यूज कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो था एक थियोरेटिकल। अब हम थोड़ा सा थीमेटिक बात करते हैं, थोड़ा कंसेप्चुअल बातें करते हैं। आखिर ये जो जियोपॉलिटिक्स का जो खेल चल रहा है, आखिर इसका अंजाम कहाँ तक जाके खत्म होने वाला है, उसको समझने की कोशिश करनी है। तो देखिए, इस बार जो G7 का समिट हो रहा है, आपको पता है अपने पीसीएस के एग्जाम के लिए आप याद रखेंगे कि ये हो रहा है इस बार इटली में, अपोलिया शहर में। अब अपोलिया शहर अपने आप में इसका एक सिग्निफिकेंस है, इसका एक हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस रहा है, इसका एक अपना इतिहास रहा है अपोलिया शहर का। अपोलिया जो शहर है ना, ईस्ट और वेस्ट के बीच एक ब्रिज का काम करता है। हालांकि अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये जो समिट है ये बहुत ही ज़्यादा कयोस के बीच में हो रहा है। दो तरह के युद्ध चल रहे हैं अभी, दुनिया दो तरह के युद्ध का सामना कर रही है। एक यूक्रेन और रशिया के बीच का जो वॉर है, पिछले 2-2.5 साल से चलता ही चला जा रहा है, समाप्ति का नाम ही नहीं ले रहा है। वहीं एक नया जो युद्ध शुरू हुआ है पिछले 7-8 महीने में, इजराइल और हमास के बीच। तो इन दोनों युद्धों के बीच इस समिट को किया जा रहा है। हालांकि इसमें जो गेस्ट कंट्रीज इनवाइट किए गए हैं, इसमें आप ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडिया को तो इनविटेशन मिला ही है, हमारे प्रधानमंत्री ने इसमें शिरकत की ही है। इसी के साथ साथ आपने देखा होगा कि सऊदी अरब को भी इन्वाइट किया गया है और सऊदी अरब के साथ साथ टर्की को भी इन्वाइट किया गया है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें अफ्रीकन कंट्रीज को भी इनविटेशन दी गई है। अभी आपने देखा होगा जो अक्टूबर-नवंबर के महीने में G20 की समिट हुई थी, उसमें भी अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर दिया गया। तो अभी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट था। यहाँ पे भी अफ्रीकन कंट्रीज़ को इनवाइट किया जा रहा है, जो कि अफ्रीकन यूनियन के सदस्य देश भी हैं। तो अभी आप समझिए कि सऊदी अरब और टर्की को इसमें इन्वॉल्व करने का, इसमें इनवाइट करने का सीधा अमेरिका को एक मैसेज दिया गया है कि भाई जो आप ये इजराइल और हमास के बीच का जो युद्ध हो रहा है ना, उसमें तुम अपनी जो तुम्हारा वेपन्स का जो मार्केट है उसको जो तुम एक्सप्लॉइट कर रहे हो, इस युद्ध को हवा देकर तुम अपने इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहे हो, उसको अब काउंटर करने की ज़रूरत है। तो एक मैसेज अमेरिका को भी है, उसी के साथ साथ इंडिया को भी इनवाइट किया गया है। तो इंडिया के इनविटेशन को आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर इंडिया को इनवाइट किया गया है तो इंडिया को ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पे प्रेजेंट किया जा रहा है, जो कि चाइना को भी काउंटर करता है कहीं ना कहीं। ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पे इंडिया का अपना एक एस्पिरेशन भी है कि भाई हम ग्लोबल साउथ के लीडर हैं। ग्लोबल साउथ आपको समझ में आ रहा होगा, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए एक बात करी गई है कि अगर ये इक्वेटर है तो इसके नीचे जितने भी कंट्रीज़ हैं, ये सभी के सभी, मतलब इक्वेटर के आसपास का ऊपर और नीचे के जितने भी कंट्रीज़ हैं, ये सभी के सभी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। इसमें इंडिया अपने आप को लीडर के तौर पे प्रोजेक्ट करता रहता है समय समय पर। तो इन्हीं सभी परिस्थितियों में ये G7 का समिट हो रहा है। तो चलिए अब इसके आउटकम्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं, इसके सारे परिस्थितियों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसकी डिटेल्स की बात करें तो G7 समिट 2024, इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने शिरकत की है और इंडिया को इन्वाइट किया गया है आउटरीच कंट्री के तौर पे। तो आप याद रखेंगे, इंडिया को जो इन्विटेशन मिला है, ऑफिशियल इन्विटेशन, आउटरीच कंट्री के तौर पे इनको इन्वाइट किया गया है। एजेंडा क्या रहेगा 2024 के G7 समिट का? तो एजेंडा है रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम। एक नया टर्म चला है इंटरनेशनल सिस्टम, मतलब कि जो व्यवस्था बनी हुई है उस व्यवस्था को कैसे हम सुचारू रूप से चला सके, इसी को इंटरनेशनल सिस्टम के नाम से जाना गया है। इसमें एम किया गया है
कि जो रसिया का अग्रेशन है यूक्रेन के तहत, उसको किस तरीके से हम सुधार सकते हैं। इसी के साथ साथ मिडिल ईस्ट में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपने देखा होगा, जैसे कि मैंने आपसे बात करी कि हमास और इजराइल के बीच का जो युद्ध है उसको किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको किस तरीके से हम कंक्लूड कर सकते हैं। चलते अगले स्लाइड के ऊपर। यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनके साथ हम अपना पार्टनरशिप कैसे डेवलप करें। अपना कहने का मतलब है G7 कंट्रीज का, स्पेशली उनका फोकस है अफ्रीका के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको बताया, अफ्रीका भी फोकस में है G20 के समिट में, और G7 के समिट में भी अफ्रीका को फोकस में रखा गया है। इसी के साथ साथ कुछ प्रायोरिटीज़ भी हैं। कौन कौन सी प्रायोरिटीज़ हैं? माइग्रेशन, क्लाइमेट चेंज, जो कि एवरग्रीन टॉपिक है, किसी भी आंसर में आप लिख सकते हैं क्लाइमेट चेंज, माइग्रेशन। यूरोप के लिए माइग्रेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फूड सिक्योरिटी और इम्प्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI ने मानवता के लिए किस तरीके से प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी हैं, उसको भी डिस्कस किया जाएगा। इस G7 के समिट में एजेंडा में इसको रखा गया है। अब देखिए कि आखिर G7 के लीडर्स क्या कर रहे हैं यूक्रेन और गाजा के ऊपर जो अटैक्स हो रहे उस पर उनकी मतलब किस तरह की सहमतियां और असहमतियां हैं। तो बोला गया है कि G7 नेशंस हैव ऑलरेडी इम्पोज्ड ऑन रसियाज बिगेस्ट पैकेज ऑफ सैंक्शंस। ऑलरेडी उस पर सैंक्शंस लगा दिए गए हैं, प्रतिबंध लगा दिया गया है रशिया के ऊपर, ताकि इकोनॉमिकली उसको क्रश किया जा सके, जिससे कि वो युद्ध से अपने कदम पीछे खींच ले। इसी के साथ साथ इंटरनेशनल कॉमर्स एंड ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम ने भी क्या किया है, उसके सारे चीज़ों को ब्लॉक कर दिया गया है। रशियन सारे अकाउंट्स को क्या कर दिया गया है, फ्रीज कर दिया गया, जो उनके बैंक अकाउंट्स है यूरोप में और अमेरिका में और कनाडा में। इसी के साथ साथ G7 और यूरोपियन यूनियन नेशंस ने क्या किया है, फ्रोजन कर दिया। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, $325 बिलियन, अगर यूरो में बात करें तो 254 बिलियन यूरो का जो रशियन फाइनेंशियल एसेट्स है जो अलग अलग देशों में है उसको फ्रीज कर दिया गया है। और जो इनके फॉरेन करेंसीज हैं, रिजर्व ऑफ रसिया सेंट्रल बैंक, उसको भी फ्रीज कर दिया गया है, जो कि फाइनेंशियली उसको स्टक डाउन करने की कोशिश है। G7 कंट्रीज एक स्कीम के ऊपर भी काम कर रहे हैं। वो स्कीम है इंटरेस्ट डोज एसेट्स हैव अर्नड एंड पास इट टू यूक्रेन इन द फॉर्म ऑफ लोन। दिस कुड अमाउंट टू $50 बिलियन के आसपास। वो लोन देने की बात कर रहे हैं यूक्रेन को, ताकि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और भी ज़्यादा डेवलप किया जा सके। अब चलिए, ये तो हो गया प्रेजेंट की बात। अब थोड़ा बहुत पास्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये सब राम कहानी तो पूछी ही जाएगी। इसी के साथ साथ थोड़ा बहुत एक दो स्टेटमेंट आपको पीछे से भी पूछ दिया जाएगा, पास्ट से भी पूछ दिया जाएगा कि आखिर उसका टाइमलाइन क्या रहा था, आखिर ये जो चीज़ें हो रही थी इन चीज़ों का पृष्ठभूमि क्या है, बैकग्राउंड क्या है, उसको भी समझना जरूरी है। तो सबसे पहले G7 के बारे में थोड़ा फैक्चुअल चीज़ें जान लें। तो इसके एवोल्यूशन की बात करते हैं, इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं। तो G7 एक प्लेटफॉर्म था जो कि एड्रेस किया गया था ग्लोबल चैलेंजेस के ऊपर। उस वक्त के जितने भी ग्लोबल चैलेंजेस हैं उनको स्टार्ट किया गया था। और G7 की अगर मैं ओरिजिनेशन की बात करूं तो 1973 में फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग के दौरान और सेंट्रल बैंक के गवर्नर की मीटिंग हुई थी पेरिस, फ्रांस में। वहीं से G7 ओरिजिनेट होता है। आप ध्यान रखेंगे कि G20 की भी कुछ यही कहानी है। इसमें भी G20 में हालांकि 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। अब तो अफ्रीकन यूनियन भी हो गया, तो अब इसको हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम से इसको G21 कहा जाए। तो 19 देश और दो, एक अफ्रीकन यूनियन और एक यूरोपियन यूनियन, मतलब कि दो यूनियन है। तो G20 की भी कुछ उत्पत्ति की कहानी ऐसी ही है कि वहाँ पे भी जो फाइनेंस मिनिस्टर्स थे और सेंट्रल बैंक्स के जो गवर्नर्स थे वो आकर मिले थे। फिर वहीं से उन्होंने बोला कि चलो एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहाँ पे हम हर साल आकर मिलेंगे। धीरे धीरे करके 1908 के बाद से होने क्या लगा कि हेड ऑफ स्टेट्स भी वहाँ पे आकर मिलने लग गए। उस वक्त का जो मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस था, चैलेंजेस थे, उसको डील करने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी। जैसे कि ऑयल क्राइसिस आपने देखा होगा, राइजिंग इन्फ्लेशन देखा नहीं होगा तो सुना तो जरूर होगा, आपने इतिहास के पन्नों में इसे जरूर पढ़ा होगा। इसी के साथ साथ ब्रिटेन वुड्स सिस्टम, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे वो अचानक से कोलैप्स करने लग गए थे। IMF हो या फिर वर्ल्ड बैंक हो, उसको डील करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। और बोला गया था उसी समय पे कि US डॉलर जो है वो गोल्ड के अगेंस्ट रिप्लेसमेंट के तौर पे काम करेगा। और दुनिया भर के करेंसीज को क्या बोला गया कि सारे जितने भी ग्लोबल करेंसीज है ना, उसको वैल्यू किया जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू डॉलर, मतलब कि
जैसे कि हम पढ़ते हैं कि 80 रुपया बराबर $1। तो ऐसे ही सारे देशों के जो करेंसीज हैं उसको स्टैंडर्डाइज्ड किया गया डॉलर के मुकाबले। देखिए, अगर मैं इसके मेंबर और पार्टिसिपेंट्स की बात करूं तो G7 पहले G8 हुआ करता था, लेकिन जब से रशिया ने क्रीमिया पे कब्जा किया है 2014 में, तब इसको निकाल दिया गया था रशिया को, और तब से G7 हो गया है। तो 7 देशों का ये समूह है, और ये 7 देश कौन कौन से हैं? कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूके है, यूके का मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, मतलब कि यूएसए है। अगर मैं बात करूं कि G7 समिट कब सबसे पहले कब हुआ था, तो 1975 में हुआ था फ्रांस में। उसने सारे देशों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया, जैसे कि फ्रांस तो खुद था ही मेजबान, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, इटली और जापान। हालांकि कनाडा ने इसको अगले साल ज्वाइन किया था, मतलब कि नेक्स्ट ईयर कनाडा ने इसे ज्वाइन किया था। 1977 से एक कम्युनिटी के तौर पे हर साल मिलने लगे, इनकी मीटिंग्स होने लगी। रसिया को इंक्लूड किया गया था 1998 में, जब इसको एक्सपेंड किया गया था G8 के तौर पे। पहले इसको G7 बोलते थे, बाद में इसको G8 बोला जाने लगा, लेकिन रसिया अपने हरकत से बाज नहीं आया। उसने क्रीमिया को एनेक्सेशन कर लिया। उसको जवाबी कार्रवाई के तहत यूरोपियन कंट्रीज ने क्या किया कि उसको हटा दिया G8 से, और वो बन गया G7। तो देखिए, 2014 में क्रीमिया को एनेक्स करने के चक्कर में रशिया को यहाँ से रिमूव कर दिया गया था। तो ये पूरा लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने समझा G7 कंट्रीज़ के बारे में। G7 का जो समिट हुआ था उसमें अभी जो हुआ है उसमें ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको डिस्कस किया गया है, जिसको मीडिया ने डिस्कस किया, उसका एजेंडा क्या था और ये कहाँ पे हुआ था। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।